So now we'll read about main thrust of democracy, constitution. One feature that distinguishes One feature that distinguishes a democracy from other forms of government is that in a democracy, the government is not free to act irrationally. The citizens and the government have to follow certain basic rules. These rules and laws are written down according to which a country is governed. So, everything that is processed is under law and some rules that are made in the constitution, that are written down in the constitution, according to which कंट्री इज़ गवर्न। उसके हिसाब से ही कंट्री चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड लॉज लिखे जाते हैं जिसके हिसाब से कंट्री हमारी चलती है। दिस कंपाइलेशन ऑफ रिटन रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज़ अंडरलाइन दिस कंपाइलेशन ऑफ रिटन रूल्स, जो रूल्स लिखे हुए होते हैं वो इकट्ठा कंपाइल करके ही उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबव एवरी वन इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो कोई भी कैबिनेट मेंबर कह दे, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कह दे, कोई भी पीएम कह दे, वो उसके ऊपर होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोर सिग्निफिकेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। ये सर्टन राइट्स देता है सिटीजन्स को, वो इंश्योर करता है गवर्नमेंट हमारा मिसयूज़ नहीं कर सकती, वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती, वो हमें गलत नहीं ठहरा सकती। वाइटल रोल ऑफ पीपल एंड डिसीजन मेकिंग। अब लोगों का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है लोगों की डिसीजन मेकिंग में। डेमोक्रेसी जो है वो कंसेंट और पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करती है लोगों के, जो गवर्न करते हैं। इट इन्वॉल्व्स पीपल हु आर एंगेज इन न्यूमरस डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। वो लोग जो एंगेज हैं, जो मौजूद हैं बहुत सी डिस्कशंस में और मीटिंग्स के, उन पे डिपेंड करता है। पीपल के पास है, सिंस पीपल हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड हैव अ से इन इट, डेमोक्रेसी ब्रिंग्स फोर्थ बिफोर बेटर डिसीजंस। पीपल के पास अपने ओपिनियंस रखने के लिए राइट है, फुल फ्रीडम है, इसीलिए हम किसी पे अपने डिसीजंस थोप नहीं सकते। डेमोक्रेटिक इंडिया में हम अपनी बात को रख सकते हैं और वो चीज़ कंसिडर करी जाती है, इनटू कंसिडरेशन ली जाती है और फिर उससे बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होता है। हेंस इन अ डेमोक्रेसी अ डिसीजन इन्वॉल्व्स द कंसेंट ऑफ द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। Though it might take some time to arrive at a decision which is acceptable to the majority, the chances of making irresponsible decisions are rare. डेमोक्रेटिक इंडिया में, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, डिसीजन कंसेंट ऑफ द पीपल, जो लोग अपनी बात रखते हैं, जिनको राइट है अपनी बात रखने का, वो लोग अपनी बात रखते हैं और उसको कंसिडर किया जाता है। दो थोड़ा टाइम लिया जाता है किसी भी नतीजे पर, किसी भी डिसीजन पर फाइनलाइज करने में थोड़ा टाइम लिया जाता है, लेकिन इसी वजह से फिर इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस नहीं लिए जाते। कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं जो फिर अनप्रॉफिटेबल हों, जो किसी को प्रॉफिट ना दें, ठीक है, या फिर कोई डैमेज क्रिएट करें। इक्वालिटी एंड द रूल ऑफ लॉ। अब ये क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है? इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट इम्प्लाइज इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ टू एनी सिटीज़न। अब ये लॉ कहता है, ये सबसे डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हर एक सिटीज़न को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये स्टेट किया हुआ है, गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे जो लॉ के बाहर हो, जो सिटीज़न के लिए हानिकारक हो। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहती है कि इक्वालिटी है। दिस मीन्स द लॉ शैल अप्लाई इक्वली इन ऑल इन द सेम मैनर। रिच हो पुअर हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है लॉ जो है सबके लिए वही रहेगा, सेम मैनर में रहेगा, इररिस्पेक्टिव उसके कास्ट के, उसके सेक्स के, उसके रेस के या उसके रिलीजन के। कोई भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, या फिर किसी भी जाति प्रजाति कहते हैं ना, वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, छोटा हो बड़ा हो, शूद्र हो क्षत्रिय हो, या फिर कहीं का भी हो, मेल हो फीमेल हो, किसी पे ये चीज़ नहीं हम थोप सकते हैं, सबके लिए इक्वल हैं।
In a democracy, irrespective of whichever party comes to power or whosoever head of the administration, rules have to be made in according with the law written in the constitution. डेमोक्रेसी में कोई भी आए जाए, किसी के भी हाथ में पावर हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहा हो, चला रहा हो, रूल जो हैं जो बने गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से ही चलता है. वो बेसिक लॉज उन्हें बोले जाते हैं. इक्वालिटी का आइडिया जो है इसी पे ही बेस करता है. किस पे? रूल ऑफ लॉ पे ही बेसिकली डिपेंड करता है. आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं. कहाँ से अंडरलाइन करेंगे? दीज आर कॉल्ड द बेसिक लॉज. द आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल लॉ. द रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरी पर्सन इन द कंट्री फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू अ फार्मर. मतलब ऊंचे से ऊंचा रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, पीएम हो, और नीचे से नीचे आदमी, फार्मर भी जो लेबर क्लास भी हो गई, इज बाउंडेड टू द सेम लॉज एंड गिवन द सेम ट्रीटमेंट. उसे भी वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो बाकियों को दिया जाएगा. ठीक है. अकोमोडेशंस ऑफ डिफरेंसेस. अब अकोमोडेशन क्या होती है? जगह का क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. डाइवर्सिटीज एंड डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एज देयर आर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड रीजन्स, speaking different languages and following a wide variety of customs and traditions. At times, diversity leads to conflicts which can be resolved by developing a tolerant attitude. Democracy provides a peaceful solution to the problem because it gives equal opportunity to all and shows a way to deal with differences and conflicts. बहुत अच्छी बात बोली है. बहुत ही डाइवर्स है हमारा इंडिया, बहुत ही बड़ा है. यहाँ हर जाति के लोग हैं, हर प्रजाति के लोग हैं, हर ट्रेडिशन कस्टम यहाँ पे किया जाता है. मुस्लिम जो हैं वो होली मनाते हैं, हिंदू जो हैं ईद मनाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम गुरुद्वारा भी जाते हैं. तो बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी में हम रहते हैं. तरह तरह की लैंग्वेज हम बोलते हैं, तरह तरह के ट्रेडिशंस को हम अपनाते हैं. कोई अगर ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो एक अच्छे एटीट्यूड से, एक अच्छी सोच से, एक अच्छी समझ से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. डेमोक्रेसी एक पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है. जो हमारे आपस के जो डिफरेंसेस हैं, आप जो मन मुटाव है या फिर जो लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें हम रिजॉल्व कर सकें. डेमोक्रेसी भी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे ही बेस करता है. उसका मोटिव क्या है अचीव करना? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी. कहते हैं ना, रिजर्वेशंस के बेसिस पर आजकल वो होती हैं और जनरल कैटेगरी वाला बंदा जो है मारा जाता है. कहते हैं ना, वो इस एग्ज़ाम में बैठा है, उसको ये सीट मिल गई, शेड्यूल कास्ट वालों की ये मिल गई. तो हम भी इस टाइम सब यही कोशिश कर रहे हैं, सब यही वर्क कर रहे हैं कि हम सब इक्वल हो जाएं, सबको वही राइट मिले, छोटों को भी उतनी ही इक्वालिटी मिले, लोअर कास्ट वालों को भी उतनी ही इक्वालिटी मिले जितनी कि जनरल वालों को या अपर कास्ट वालों को मिले. इट रिकॉग्नाइजेज दैट द पुअर एंड द अनएजुकेटेड डिजर्व द सेम स्कोप. जो पुअर हैं उनको भी वही स्कोप मिले जो अपर क्लास वालों को मिलता है. उनको भी उतनी ही स्टेटस में अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना स्टेटस रिच और एजुकेटेड कर सकें, मेंटेन कर सकें. गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इरेडिकेट कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है इस टाइम पे. वही मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स मिले इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड पीपल को, वो अपनी पॉवर्टी को ख़त्म कर सके और ह्यूमन डिग्निटी के साथ, एक अच्छी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके. Thus, democracy is a form of governance which works for all round development of the people. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सबके लिए एक जैसी ही लागू होती है. अब प्रॉब्लम्स क्या हैं? अभी तक हमने सिर्फ एडवांटेजेस पढ़े थे इक्वालिटी के, रूल ऑफ लॉ पढ़ा था, उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे थे ये पढ़ा था. अब हम पूछेंगे प्रॉब्लम क्या आ रही है. प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी. जब इनइक्वालिटी आती है, जब हम क्या बोलते हैं, किसी को इक्वल राइट नहीं देते हैं, किसी को वो बेनिफिट नहीं मिलते हैं, उन्हें बैकवर्ड कर दिया जाता है, सेम स्कोप, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम स्टेटस नहीं मिलता है, तो क्या होता है? डिस्पाइट द इक्वल स्टेटस ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीज़न को, हर इंडियन को, हर कॉमन मैन को इक्वल स्टेटस ग्रांट करने का लॉ है. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं जहाँ पे लोगों को बैकवर्ड कह दिया जाता है, अनएजुकेटेड कह दिया जाता है, उन्हें वो डिग्निटी नहीं मिलती है. द मेन कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, प्लीज़ अंडरलाइन दिस, द मेन कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ ड्यू टू द कास्ट सिस्टम which classifies people as high caste and low caste in the social ladder.
सोशल लैडर पे इस लाइन पे एक पटरी पे एक लाइन खिंच गई है, इस पार लोअर कास्ट वाले हैं, इस पार अपर कास्ट वाले हैं, हाई कास्ट वाले हैं। द लोअर कास्ट हैव फेस सीवियर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही भेदभाव उनमें उनके साथ किया जाता है। एनी कॉन्टैक्ट विद द अनटचेबल वॉज कंसिडर्ड टू बी पोल्यूटिंग फॉर द upper caste. Today they call themselves Dalit, which means broken, in order to convey the message so as they have been treated and continue to discriminated against. ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो अनटचेबल्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, एनी कॉन्टैक्ट विद द अनटचेबल्स, जो किसी भी हम जो आते हैं बाहर हमारे गार्बेज कलेक्ट करने वाले, कूड़ा उठाने वाले, स्वीपर क्लास जिसे हम बोलते हैं, उन्हें अनटचेबल्स की कैटेगरी में माना जाता था। हम कहते थे डस्टबिन उसके साथ नहीं लगाओ, या हम कहते थे उसे टच नहीं करना चाहिए, उसके साथ हम बैठ के नहीं खाएंगे, हम ये सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हमारा लॉ ये नहीं कहता है। अगर हम कोर्ट में जाएंगे या भी कोई भी लॉ में जाएंगे तो वो यही करेगा, जो चीज़ मेरे लिए है वही चीज़ उसके लिए भी लागू होगी। उन्हें दलित बोला जाता था। टुडे दे कॉल देमसेल्फ दलित, विच मीन्स ब्रोकन, in order to convey the message as to how they have been treated and continue to be discriminated against by the other sections of society. जो other sections हैं society के, उन्हें हमेशा अलग अलग रखा गया। वो उन अपने को आज के टाइम में दलित बोलते हैं। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन। वो उन्होंने ये नाम अपने को इसलिए दिया है दिखाने के लिए कि हमें कितना वीकर सेक्शन माना गया है और लोगों से हमें सोसाइटी के अदर सेक्शन में से अलग माना गया, और आज तक वो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। यही इनइक्वालिटी है जिसमें वेल्थ मतलब पैसा, पढ़ाई एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, जेंडर और प्रोफेशन, मेल है फीमेल है या प्रोफेशन उसका क्या है, आज तक उसमें डिस्क्रिमिनेशन करा गया है। उनको बैकवर्ड सोसाइटी, बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही माना गया है। फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, अब इसके खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी थी? महात्मा गांधी लेड अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सो कॉल्ड लोअर क्लास। महात्मा गांधी सबको पता है कौन है, नेशन के फादर हैं, हमारे फादर ऑफ द नेशन, ही इज़ कॉल्ड बापू ऑफ द नेशन। उन्होंने बहुत लंबी एक समय तक लड़ाई लड़ी थी अनटचेबल्स के लिए। उनके लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं था, सब एक समान थे। वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, वो एक ही थाली में खाते थे जिसमें बाकी सब खाते थे, ये सबको पता है। वो हरिजन्स बोलते थे उनको। एंड पीपल और गॉड, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने, हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। बिलोंग टू द दलित क्लास, यही थे जो दलित से बिलोंग करते थे। अभी हाल ही में एक ये चल रही है मैडम चीफ मिनिस्टर, वो दलित क्लास के ऊपर ही जो ये स्टोरी है वो डिपेंड है। आप चाहें तो आप एक बार देखेंगे भी। वहाँ वो उन्हें भीमराव, जय भीमराव, उनका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर था। तो वहाँ पे लोग एक दूसरे को, जैसे हम आजकल राम राम बोलते हैं, या महात्मा गांधी के नाम से कई जगहों पे महात्मा गांधी के नाम से उनको ऐसे किया जाता है, तो वहाँ पे जय भीम या जय भीम करके ऐसे बोला जाता था, क्योंकि वहाँ पे भीमराव जो थे उन्होंने एक बहुत लंबा स्ट्रगल किया था। वो हमारे फादर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उन्होंने ये अपनी राइट्स को सिक्योर करने के लिए, दलित्स की राइट को सिक्योर करने के लिए, हरिजन्स की राइट को सिक्योर करने के लिए एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी थी। पब्लिक प्लेसेस में और टेम्पल्स में हरिजन्स को नहीं जाना अलाउड था एक टाइम पे। अब तो सबको ही जाते हैं, पहले नहीं अलाउड था, इसलिए उन्होंने ये स्ट्रगल किया था। ये कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो ये एक छोटी सी मूवी है मैडम चीफ मिनिस्टर, उसमें भी यही दिखाया कि वो एक दलित हरिजन से बिलोंग करती है, तो वो कैसे कैसे स्ट्रगल करती है और कैसे जाके वो CM बन जाती है। तो ये आप चाहें तो आप भी ये वाली मूवी देख सकते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी। इट हैज़ मैनी प्रोविजंस इन ऑर्डर टू अचीव इक्वालिटी। लेट अस डिस्कस दैम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्टीट्यूशन का? कि इक्वालिटी लाई जाए, कुछ प्रोविजंस ऐसे बनाए जाएँ जिससे हमें इक्वालिटी मिले। क्या लिखा गया? आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स। आर्टिकल 15 भी एक मूवी आई थी, उसमें भी यही सब दिया हुआ है कि कैसे वो लोग अपनी रिलीजन को प्रोहिबिट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। किस ग्राउंड्स पे, किस बेसिस पे? कि तुम इस कास्ट के नहीं हो, बैकवर्ड सोसाइटी के हो, दूसरे सेक्शन के हो, तुम्हारी रेस वो नहीं है, तुम्हारी प्लेस ऑफ बर्थ वो नहीं है।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जगह की स्थान जहाँ वो जन्मा है, उसकी रेस, उसकी कास्ट क्या है, उसकी क्रीड क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ये स्टेट जो है नहीं मानता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ये चीज़ें। No citizen shall on the grounds of race, religion, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। क्या सिटीज़न क्या नहीं माना जाएगा इन चीज़ों पे? अगर वो कोई डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है? एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यूजेस ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। ऐसा नहीं है कि जो हरिजन्स हैं, इनइक्वालिटी कोई भी कास्ट का होगा, सिर्फ हरिजन्स के लिए या दलित्स के नहीं है, कोई भी कास्ट का होगा, वीकर से वीकर सेक्शन होगा, पुअर होगा, रिच होगा, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकते हैं कि वो शॉप्स पे पब्लिक एक्सेस ले या पब्लिक रेस्टोरेंट में वो नहीं जा सकता, उसको बैन है, रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारी तरीके की पब्लिक चीज़ें जितनी भी है, पब्लिक शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट, पीवीआर्स आपके, ठीक है, वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, जो भी हैं ये सब चीज़ें, रिसोर्ट हो गया, ये सब कुछ यूज़ कर सकता है। ये जनरल पब्लिक की नीड्स में आते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। 17 of the Constitution declares untouchability and its practice in any form of forbidden and enforcement of any disability arising out of untouchability as an offence punishable in accordance with the law। अगर ये कोई अनटचेबिलिटी के उस पर कोई किसी को मना करेगा तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा और पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। अगर किसी ने कहा कि ये डिसेबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म एज फॉरबिडन एंड द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी एज एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लॉ में ऐसा नहीं माना जाता है, अनटचेबिलिटी नहीं मानी जाती है, कोई भी डिसेबिलिटी जो है नहीं मानी जा सकती है कि वो डिसेबल है या फिर वो अनटचेबल है, तो वो लॉ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं करती कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है कोई चीज़। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो passed laws to ensure that the people with disabilities are given equal opportunities। जैसा मैंने ऊपर बोला कि अगर वो डिसेबल है, मेंटली रिटार्डेड है या फिर कोई भी उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आगे नहीं जा सकता, या फिर वो कोई पब्लिक रेस्टोरेंट्स या होटल्स का एक्सेस नहीं ले सकता, पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे पीवीआर्स, मॉल्स, वहाँ नहीं जा सकता, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं कह सकता। 15 में भी यही लिखा है, 16 में भी यही लिखा है, 17 में यही लिखा है कि इनइक्वालिटी के बेसिस पे लॉ ऐसा कुछ नहीं कहती। कोई भी कास्ट का, कोई भी क्रीड का इंसान होगा, कोई भी रिलीजन का कॉमन मैन होगा, वो इक्वल ही माना जाएगा, उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितने बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मिलेगी। 1955 में अंडर द डिसेबिलिटीज़ एक्ट वॉज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच स्टेट दैट पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैव इक्वल राइट। अगर कोई डिसेबल भी है, वो अनटचेबल भी है और फिर डिसेबल भी है अगर, तो भी उसके लिए वही इक्वल राइट्स है जो एक नॉर्मल इंसान के लिए है जो डिसेबल नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू मैनी प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प अंडर द अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस। गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया इनइक्वालिटी को हटा दे और कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी तरफ से बहुत प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई हैं जो अनप्रिविलेज्ड को सेक्शंस को हेल्प करती हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम। उसमें क्या है? प्रोग्राम सच प्रोग्राम एम्ड एट प्रमोटिंग ग्रेटर, प्लीज अंडरलाइन, सच program aimed at promoting greater equality and to ensure poor children enroll in school and attend them regularly। मिड डे मील स्कीम में क्या है कि इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इंश्योर किया है जो पुअर गरीब बच्चे हैं जो स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, वो उन्हें एनरोल किया जाए
स्कूल्स में और उन्हें स्कूल रेगुलरली अटेंड कराया जाए. सम स्टेट हैव चीप हाउसिंग स्कीम सो दैट अनप्रिविलेज कैन अफोर्ड टू बाय होम्स. कुछ ने ऐसी स्कीम्स निकाली है जिनके अपने घर नहीं है, वो अपने घर, कुछ स्टेट्स में ऐसी निकाली है कि जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास घर अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है, घर नहीं बना सकते, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स निकाल दी जिससे कि वो अपना खुद का घर भी बना सकते हैं. द NREGA प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पुअर पीपल इन नीड्स ऑफ जॉब. और एक स्कीम ऐसी निकली है जो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट पुअर पीपल को. फ्लाइट ऑफ द लोअर कास्ट केस स्टडी है, ऊपर एक बार पढ़ लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे. In the story Thakur Ka Kuan, Munshi Premchand, one of the greatest writers of the country, described the plight of the lower caste before independence. We learn from this story that lower caste people were not allowed to draw water from the wells which people from the upper class drew water. Even today, the caste divided due to untouchability exists in several regions of our country. Read the following statement by a Dalit boy and answer the following questions. आई एम 14-year-old boy. यहाँ पे दिखाया जा रहा है ठाकुर का कुआं. मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज लिखते थे, विजडम राइटर्स में से हैं कंट्री की. उन्होंने फ्लाइट ऑफ द लोअर कास्ट इंडिपेंडेंस से पहले ये लिखी थी, जब लोअर कास्ट को बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड सेक्शन, वीकर सेक्शन में से माना जाता था. लोग उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, उन्हें कोई भी वेल्स हैं, टैंक्स हैं, पानी है, वो अलाउ नहीं किया जाता था कि भाई पानी को छुएंगे, छुआछूत रहेगी, तो वो सब उनको अलाउ नहीं किया जाता था. अपर कास्ट के जो लोग हैं, अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अदर देन दलित्स और हरिजन्स, वो अलाउड थे. ठीक है, आज भी अनटचेबिलिटी इंडिया के कुछ रीजन्स में है कंट्री के. ठीक है, तो एक दलित बॉय था, उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, तो हम वो पढ़ते हैं. आई एम 14 years old. आई लिव इन विद माई पेरेंट्स इन मलवान विलेज इन पटदी Taluka of Surindanagar district. I am not allowed to sing prayers, not allowed to give answers to the questions, and not allowed to take part in any cultural program organized in a school. In the school, the midday meal is cooked by a Harijan woman, so the Muslim and Patel students do not come to eat. The teachers are other caste. The teachers and the other caste students practice discrimination against me. तो एक 14 साल का बच्चा है, उसने ये लिखा था कि मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे जो भी पूजा की प्रेयर्स होती हैं, आरती वगैरह होती है, वो नहीं बोलने देते हैं, सिंग नहीं करने देते हैं, मुझे आंसर्स देने का हक़ नहीं है क्वेश्चंस के, मैं किसी कल्चरल प्रोग्राम में पार्ट नहीं ले सकता हूँ. और जो एक्चुअली उनके लिए स्कूल्स थे, जो स्कूल्स में वो जाते थे, वहाँ पे मिड डे मील जो कुक होता था वो एक दलित वुमेन ही बनाती थी, तो इसलिए वहाँ के जो मुस्लिम और पटेल स्टूडेंट्स थे वो वहाँ खाना खाने नहीं आते थे. द टीचर्स एंड अदर कास्ट स्टूडेंट्स प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन. हमेशा उसको दूर दूर रखा जाता था, हर चीज़ से, हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. एवरी बडी एड्रेस्ड एज भंगी, उन्हें भंगी बोला जाता था. द यूरिनल्स एंड टॉयलेट्स आर ओनली क्लीन्ड बाय द वाल्मीकि चिल्ड्रन. ट्वाइस अ वीक आई क्लीन वन क्लासरूम. आई फील शाई सो आई डोंट गो टू द लेफ्ट ओवर फूड. So I don't go to get leftover food. Sometimes I go to drag a dead dog or cat, and for this I get ₹10 or ₹20. So bad. तो वो ये बता रहा था कि हमें ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, हमें ऐसे बहुत ज़्यादा वीकर सेक्शन में काउंट करके हमें नीचा दिखाया जाता था. हमें टॉयलेट्स क्लीन करने, वाल्मीकि चिल्ड्रन जो थे, मतलब यही जो लोग थे, इन्हें टॉयलेट्स क्लीन करवाए जाते थे ट्वाइस अ वीक. और कोई भी डेड एनिमल को वहाँ से हटाने के लिए, जैसे कोई भी डेड एनिमल अभी रोड पे होता है तो कोई टच नहीं करेगा, तो वो कौन, क्लीनिंग स्टाफ ही करेगा, वो स्वीपर क्लास ही करेगा, क्योंकि हमने उसको ऐसा कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं हटा सकते हैं, वो वही क्लास करेगी, स्वीपर क्लास का ही ये काम है, हमने ऐसा कर दिया है. ठीक है, कि हम क्लासेस में होते हैं, कुछ होता है तो हम कहते हैं नहीं ये तो आया दीदी का ही काम है, कोई आया दीदी कोई वहाँ की थोड़ी, ऐसा नहीं होता कि आया दीदी का ही काम है. क्यों, हमारी क्लास है, हमने गंद मचाया तो हम क्यों नहीं साफ़ करेंगे, या हम गार्बेज क्यों नहीं डस्टबिन में डालेंगे. इसीलिए ये चीज़ें स्कूल में प्रैक्टिस कराई जाती हैं कि इन इक्वालिटी ना रहें, इक्वालिटी रहे. हमें खुद अपना काम करना आना चाहिए. हमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये उनका काम है, ठीक है, कि वही आके झाड़ू पोछा करेंगे, ऐसा नहीं. ठीक है, और उसके लिए उसको वो डेड डॉग और कैट को ड्रैग करने के लिए उसे 10-20 मिलते हैं. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. व्हाई डू यू थिंक द बॉय इज नॉट अलाउड टू टेक अ पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज? ड्यू टू इनइक्वालिटी, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द दलित कास्ट. व्हाई सम स्टूडेंट्स डोंट ईट द मिड डे मील? बिकॉज इट वॉज कुक्ड बाय द
हरिजन वुमेन. फाइंड आउट हु डज ही मीन बाय वाल्मीकि चिल्ड्रन. वो अपने को ही वाल्मीकि चिल्ड्रन कह रहा है, दलित्स को ही वाल्मीकि कहा जाता है. डू यू थिंक दीज चिल्ड्रन आर ट्रीटेड इक्वली? नो, दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. ओके. इशू ऑफ इनइक्वालिटी इन अदर कंट्रीज. अब अदर कंट्रीज में अनटचेबिलिटी को लेकर क्या सोच है हम ये पढ़ते हैं. वेरियस फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट. अभी भी इनइक्वालिटी रहती है बहुत कंट्री में. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन वर सब्जेक्टेड टू ग्रॉस इनइक्वालिटीज़. बहुत ज़्यादा वहाँ पे इनइक्वालिटी का था अमेरिका में और अफ्रीकन अमेरिकन में. यूएसए में आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड agitation against unequal laws and practices led by the leaders such as Rosa Parks and Martin Luther King Jr. The Civil Rights Act was passed in 1964. According to this act, discrimination on the basis of race, religion or nationality was prohibited. अब अदर कंट्रीज़ में भी रोज़ा पार्क्स ने और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस पे लड़ाई लड़ी, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लड़ा, स्ट्रगल करा इक्वालिटी पाने के लिए. तो फिर उससे उन्होंने फिर एट लास्ट नेशनैलिटी प्रोहिबिट कर दी, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट कर दिया था. मार्टिन लूथर किंग कौन थे? उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, JR मीन्स जूनियर, ठीक है. जूनियर का शॉर्ट फॉर्म होता है JR और डॉट. रिसीव्ड द नोबल पीस प्राइज फॉर द लीडिंग the civil rights movement, agitation against unequal laws and practice that began in the USA in 1950s में जब हुआ था. तो इन्होंने नोबल प्राइज़ मिला था इन्हें और इन्होंने बहुत बड़ी जंग जीती थी. Good to know. Apartheid is a form of inequality where people face discrimination on the basis of the skin color. तो उन्होंने एक्चुअली स्किन कलर के बेसिस पे भी, कि ये कहते हैं ना ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये ब्राउन हैं, तो उसके बेसिस पे भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेला था. नेल्सन मंडेला लेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका. ऑब्वियसली जो अफ्रीकन्स होते हैं वो ब्लैक इन कलर होते हैं. अभी भी उनको ब्लैक्स कितना काफ़ी जगह पे अगर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं जहाँ पे सब प्रकार के सारी जाति के बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इनइक्वालिटी माना जाता है. अभी भी कहीं उनको ब्लैक ही माना जाता है साउथ अफ्रीका के लोगों को. और नेल्सन मंडेला ने इसके लिए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करी थी अपने को इन चीज़ों से डिस्क्रिमिनेट ख़त्म कराने में. अब मार्टिन लूथर किंग ने क्या बोला था, उनके कुछ वर्ड्स से पढ़ते हैं. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Creed आ गई ना वही बात, caste and creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने कहा सब लोग एक बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है. किसी के रंग के बेसिस पे आप किसी को नहीं जज कर सकते हो या उसको सोसाइटी से अलग नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. सो दैट इज़ ऑल. इफ़ यू वांट टू आस्क something, this was very interesting chapter. In case you want to ask something, you can ask.